नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम जिम्मेदार कौन। और जिम्मेदारी वाकई सबकी होती है, लेकिन अगर बात की जाए पुणे के मालिन गांव की, तो पुणे के मालिन से लेकर हाल के दिनों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई जगहों पर भूस्खलन होने और उनकी वजह से जाने गई है। मुंबई में पहाड़ियों की खिसकने और उनकी वजह से जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के दिनों में इस तरह की घटनाओं की संख्या में इजाफा हो जाता है। बहरहाल कुदरत अपना काम करती है, लेकिन हमारी सरकार इन दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। हर साल मानसून आते ही कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई मुसीबत जरूर ले आता है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून देर से तो आया, लेकिन अपने साथ कई सारी मुसीबतें भी लाया है। मानसून आने के बाद कहीं पर शहर डूबने का किस्सा तो कहीं पर गांव तबाह होने की दास्तां सुनाई देने लगी। पुणे से करीब आंबेगांव तहसील के मालिन गांव में हुए हादसे के बाद मुंबई में भी पहाड़ियों के करीब रहने वाले लाखों लोगों की नींद हराम हो गई है। सायन एंटॉप हिल, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप जैसे अन्य क्षेत्रों में पहाड़ियों पर रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर पहाड़ खिसकने का किस्सा होता रहता है। और इस बार लगातार आ रही खबरों के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है। कहीं लोग पूजा कर रहे हैं तो कहीं प्रार्थना। इनका उद्देश्य एक ही है कि भूस्खलन जैसी घटना के वक्त परिवार को बचाया जा सके। मुंबई में करीब 327 ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। बरसात के दिनों में हर साल इन क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी घटना होती रहती है और लोग मरते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से हर साल बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं। खतरनाक पहाड़ियों के नीचे बसे झोपड़ों की हिफाजत के लिए सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च सुरक्षा दीवार बनाई, लेकिन अब हालात ये है कि अब वे सुरक्षा दीवार भी खतरनाक बन गया है। इस क्षेत्र में कई साल से सरकार का ध्यान खींचने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले पहाड़ से डरते थे और अब तक तो सरकार की बनाई सुरक्षा दीवार भी खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मांग की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों का सरकार पुनर्वसन करे, वरना भूस्खलन जैसी घटना में निर्दोष लोग फिर मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में पर्यावरण विशेषज्ञ राजेंद्र फातर्पेकर इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। आपका स्वागत है राजेंद्र जी। और साथ ही साथ अनिल गलगली साहब इस वक्त मौजूद है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है। ये दोनों मेहमान हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल है। शुरुआत करूंगा मैं राजेंद्र जी आपसे। पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते पर्यावरण को जिस कदर इंसान डिस्टर्ब कर रहा है और रिटालिएशन में जिस तरह से पर्यावरण इंसान को जो दे रही है, जो हमें ताज़ा तस्वीर देखने को मिलती है मालिन गांव में, कहाँ यहाँ पे फेलियर, कहाँ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो इंसान जो वहाँ पे मौत के साए में रह रहा है, या हमारी सरकार, या वहाँ का कलेक्टर जो सर्वे नहीं कर पा रहा है, या हमारा विधायक जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है कि कम से कम ऐसी जगह जो डेंजर जोन है, कम से कम वहां से लोगों की शिफ्टिंग या कुछ तो भी पर्याय सरकार इसमें रखे। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? आपने एकदम सही सवाल उठाया। इसका जिम्मेदार है इंसान की विकास नामक कल्पना। जी। इसमें हम अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों को देखने को जाएंगे तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। जी। हमको समझना चाहिए विकास नामक ये प्रक्रिया जो है वो कुदरत पे ये पृथ्वी पे क्या कर रही है। जी। ये पृथ्वी का थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी बनी है
4.5 अरब बरस पहले, जी। उसके बाद 3.5 अरब बरस ये पृथ्वी पे जीवन रहा है, फला है, फूला है। जी। और पिछले 50 साल में देश हिंदुस्तान में और जी। जग में आप देखेंगे, दुनिया में कोई टुकड़ों टुकड़ों में जी। पिछले 250 साल में 1750 साल से यहाँ औद्योगिकरण नामक एक प्रक्रिया चालू हो गई जी। है। जो प्रक्रिया प्रक्रिया के प्रोसेस की वजह से हम आज ऐसे कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन पे आके खड़े हैं जी। कि जहां से अभी खाली नीचे गिरना और विनाश होना, उसके सिवा दूसरा कोई बचता नहीं। इसका बिल्कुल। कारण यह है जी। कि कुदरत का एक तरीका है फलने जी। का, फूलने का, जीव जी। का, मतलब जी। एक पेशीय जीव से लेके जी। आज मनुष्य प्राणी तक जो 3.5 अरब बरस का जो जी। प्रोसेस हुआ है, उसमें हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कुदरत की एक पद्धति थी, जी। वो पूरे पद्धति को छेद दिया गया है जी। विकास नामक प्रक्रिया से। जी। उसका ही परिणति, उसकी यह परिणाम है कि जो मालिन गांव में हुआ, जी। उसका ही परिणाम है जो उत्तराखंड में हुआ जी। लास्ट जुलाई में, बिल्कुल। उसका ही परिणाम है दिल्ली में जो उष्णता की लाटे आए, जी। उसका ही परिणाम है महाराष्ट्र के ओले का वर्षाव जो ओले हुआ। वृष्टि, जी। 19 लाख हेक्टर जमीन उसमें नष्ट हो चली, गई। खेती बर्बाद हो खराब हो गई। जी। उसका ही परिणाम है वो पिछले महीने में समुद्र का पानी बढ़ के शिवाजी पार्क दादर से मुंबई के पूरे किनारों में और पूरे किनारी इलाकों में आ गया। जी। हमको समझना चाहिए ये ग्लोबल वार्मिंग, जागतिक तापमान वृद्धि क्या जी। चीज है। जी। हमारी मनुष्य की जीवन से, हमारे मनुष्य औद्योगिक जीवन से, जी। हमारे लाइफस्टाइल से जी। हम जीवन को कैसे नष्ट कर रहे जी। हैं। हम जल्द से जल्द वो समझे और उसके अनुसार कुदरत के साथ वापस जीना चालू कर दे, जी। ये विकास नामक प्रक्रिया को छोड़ दे। जी। वो जब तक नहीं होता है, मालिन की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेंगी। बिल्कुल सर, आपने मालिन का जो जिक्र किया, वाकई जितने लोग इस मालिन हादसे में गुजरे हैं, उनके परिवार के साथ में वाकई लेमन न्यूज़ भी उनके गम में बराबर शरीक है सर। लेकिन यहाँ पर अगर अनिल गलगली जी, मैं अगर आपसे पूछूं, लगातार कई सालों से आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं। 3 साल पहले भी आपने मुख्यमंत्री को याचिका दी थी इसी संदर्भ में, लेकिन 3 साल का वक्त बीत गया, अब तक इसके ऊपर सीरियसली कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। व्हाट इज द रीजन? कहीं ना कहीं तो जो वोट बैंक की जो राजनीति है, जी। क्योंकि आज जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं, जो जी। तले रहते हैं, तो हर पार्टी चाहती है कि उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करें, जी। क्योंकि जब भी इन लोगों का पुनर्वास होता है तो जी। सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। जी। तो ये जो पूरा मामला है काफी सालों से चल रहा था। जी। 2010 में सरकार ने स्वयं सर्वे करने का ऑर्डर दिया जी। और 2011 में पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास सौंपने के बाद जी। उन्होंने खुद इस पर एक प्लान बनाकर जी। किस तरह से पहाड़ को बचाया जाए, जी। जो पहाड़ को जो नुकसान हुआ है जी। कई सालों से, जी। उसे कहाँ ना तो रोकने की आवश्यकता है। जी। तो इस पर जो काम करने की जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट में डाली, जी। उस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है मनोज श्रीवास्तव, जी। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, न किसी कलेक्टर ने ध्यान दिया। जी। तो कहीं ना कहीं तो सरकार चाहती है कि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति हो। जी। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए जी। तो पहले मौत बांटने वाली सरकार अब जी। कफन बांटने का काम कर रही है। जी। तो नुकसान आम जनता का होता है। जी। और जब भी ऐसे हादसे होते हैं, जी। जैसे मालिन गांव में हुआ, उन्होंने 5 लाख रुपया जी। दिया। मैं तो बोलता हूँ कि किसी इंसान के जीवन की कीमत 5 लाख नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी आपने जो जिक्र किया 5 लाख, पूरा का पूरा जिसका परिवार ही उसके अंदर दहस गया हो, अब वो पैसे किसको देगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो कुछ चंद रुपए देकर आप जो आपकी गलती हो, जो मानव की जो गलती हो, जी। उसे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये कहीं ना कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा। जी। मालिन गांव का मामला अलग था, मुंबई का अलग है। बिल्कुल। फिर मालिन गांव जैसे कई गांव है जो आज भी उस पहाड़ियों के तले सालों से बसे हुए हैं, जी। मगर वहाँ कभी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जी। बीच के दिनों में जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को बनाने के लिए जो तोड़फोड़ की गई, जी। जैसा लवासा का मामला हो, जी। जैसे मुंबई में चांदीवली का मामला हो, नाहर का मामला हो, जी। ऐसे कई जगह पहाड़ों को काट कर बेरहमी जी। से आप उधर विकास की जो कल्पना कर रहे जी। हैं, निश्चित तौर पर यही हमें नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ पे अनिल गलगली जी पूरी तरह आपकी बात से सहमत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राजेंद्र जी आपसे कि कंक्रीट जंगल, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम मुंबई को कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगा कि कंक्रीट जंगल की इस आपाधापी में आज एक कॉमन मैन, उसके पास फाइनेंशियल इतनी कंडीशन नहीं है कि वो एक फ्लैट अफोर्ड कर सके, प्रॉपर बिल्डअप। जिस तरह आपने पर्यावरण को लेके जो सीरियसनेस बातें की है, लेकिन एक गरीब आदमी यदि अगर अपनी जान जोखिम में एक छोटा सा झोपड़ा भी अगर उसके कहीं मिलता है रहने के लिए, तो वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसके पीछे की उसकी सोच है उसका परिवार। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारा जो सिस्टम है, ये उस तमाम चीजों को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों? सही कहा आपने।
हमको इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि मुंबई क्या चीज है, जी। मुंबई कैसी बनी। जी मुंबई ये जो ब्रिटिशों ने जी। बनाई वो पूरे देश का संसाधनों का खींच के जी। ये मुंबई का एक जो आज रूप बना है, जी। मुंबई का पूरा भूगोल नष्ट हो जी। चुका है। जी। पूरे पहाड़ जो थे तोड़े गए हैं, जी। वो आइलैंड्स थे, वो आइलैंड्स को जोड़े गए जी। हैं। उसके लिए जो जो कुछ हुआ है वो इसके लिए ये करते समय जी। उन्होंने ये खबरदारी ली जी। कि ये देश में, वो महाराष्ट्र में हो, कोंकण में हो या जी। जहां भी हो, जहां जहां खेती चल रही थी, जहां जहां निसर्ग निर्मित उधर जी। की स्थानीय व्यवस्था चल रही थी, जी। उसको पूरा बर्बाद कर दिया। जी। पहले जंगलें तोड़ दी। जी। जंगलों तोड़ने से क्या हो गया कि पूरे पहाड़ का जो मिट्टी है वो बह जी। के आके नदियों में बैठने लगी। जी। उसके वजह से जो नदियों में आने वाले जो जहाजें थी, जी। मतलब कोंकण में आप देखेंगे तो अंदर अंदर 50 किलोमीटर तक बिल्कुल, जहाजें आती थी, बिल्कुल। वो उनका दूर समुद्र की तरफ जाना चालू हो गया। जी। उसके वजह से वो जो मट्टी बह के आई पहाड़ों से, जी। उसके वजह से पूरी खेती नष्ट हो गई। और उसके वजह से वो जो उधर का जो वर्कफोर्स है वो जी। जो उधर से निकल गया, उसको जी। उधर कुछ बचा नहीं, उनको मुंबई में लाके उनको लेबर करके फैक्ट्रीज में यूज किया जी। गया। ऐसी मुंबई बनी जी। है। तो ये मुंबई गलत 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 चीज पे खड़ी है। मतलब जी। आपको ये आइलैंड, एक आइलैंड पे खड़ी है मुंबई। आइलैंड पे तो खड़ी है, कंसेप्ट भी खड़े, जो प्रक्रिया, विचार प्रक्रिया पे जी। मुंबई खड़ी जी। है कि पूरा देश का शोषण करे, जी। पूरा नैसर्गिक संसाधनों का शोषण करे और मुंबई नाम का एक झगमगाता हुआ एक शहर बनाए, जी। जो शहर हमेशा पूरा देश को चूसता रहेगा, जी। उसके संसाधनों को चूसता रहेगा। जी। और उससे बनाया गया क्या, तो वो चलन करेंसी बनाएगा। बिल्कुल। वो जो करेंसी अपने आप में कुछ मतलब नहीं रखती। जी। हम धान खाते हैं, हम पानी जी। पीते हैं, हम हवा जो लेते हैं, वो जी। करेंसी से नहीं बनती है। बिल्कुल। ये हमको समझने की बहुत जरूरी है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं और पैसे में, चलन में उसका मूल्यमापन करते रहेंगे, जी। हम और विनाश की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन यहाँ पर अनिल गलगली जी, जो सवाल आपने उठाया है, जो हमेशा से आप सवाल सरकार से पूछते रहे, जवाब आपको नहीं मिलता है इसका, लेकिन एक कॉमन मैन, एक आम इंसान का जो विचारधारा होती है, वो नहीं जानता व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल अबाउट। वो पर्यावरण के बारे में शिक्षित नहीं है कि वाकई हम पर्यावरण को खराब करके अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो कॉमन मैन सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बीवी बच्चों के लिए वो कमा के ला रहा है, उसका गुजर बसर हो और एक ठिकाना हो जहां पे वो अपने परिवार के साथ सो सके, फिर चाहे वो किसी भी डेड एंड पे आ जाए वो। तो ये मेंटालिटी भी जो ह्यूमन मेंटालिटी है, नहीं लगता कि एक काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, कोई एक मिडिल वे होना बहुत जरूरी है। कम से कम इतनी सारे 20,000 से ज्यादा झोपड़े अगर मुंबई शहर में है, जिसे 10,000 लिटरली उन्होंने डेंजर घोषित किया है, तो ऐसे 10,000 लोगों के प्रिकॉशंस के लिए सरकार के पास में क्या प्रॉपर सिस्टम हो सकता है या है, लेकिन उसकी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आपने सवाल काफी सही उठाया है जी। अगर हम इसके डीप में जाएंगे, जी। ये झोपड़े कुछ एक दिन में तो नहीं बने हैं जी। अगर हम 1967 से लेकर 2014 की बात करेंगे, जी। तो उस वक्त मुंबई शहर में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट आए, जी। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा कमाया, जी। मगर जो उन्होंने लेबर लाए, जी। चाहे वो मुंबई के बाहर का किसी भी प्रांत का हो, जी। उन लोगों ने आके इस मुंबई शहर को बनाने में उसमें एक नई एक उमंग उन्होंने तलाश की। मगर उन मजदूरों के लिए, उन कंपनियों ने क्वार्टर्स देने के लिए कोई काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मजबूरी में इन पहाड़ियों के तले या मीठी नदी के यहाँ अपना बसेरा बसाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जमीन काफी सस्ती थी, 2-5 हजार में घर मिलते थे। तो ये सरकार की पूरी फेल्यूर है, क्योंकि आज हम महाराष्ट्र को औद्योगिक के मामले में सबसे आगे बताते हैं, मगर जिस उद्योग ने आपको आगे किया है, उस उद्योग में जो काम करने वालों की स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की एक जो फेल्यूर है, यही इन झोपड़ों के लिए कारणीभूत है। तो दूसरी बात जो आपने पूछी कि आज भी वक्त नहीं गया है, जो पहाड़ मुंबई शहर में बचे हुए हैं, क्योंकि आज हम अगर 20 साल पुरानी बात करेंगे तो करीब 80 से 90 पहाड़ मुंबई में थे, मगर आज उसकी संख्या 30 के आसपास पहुंची हुई है। तो बाकी पहाड़ कहाँ गए? तो जो पहाड़ बचे हुए हैं, वहां पर जो अतिक्रमण है उसे हटाकर जो ऑथराइज है, जो आपके रूल में बैठते हैं, उन्हें आप पुनर्वास कीजिए और उन पहाड़ों को आप बचाने के लिए मुहिम चालू कीजिए। अगर मुंबई में ये काम शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा और इसका श्रेय महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा। मगर सरकार हमेशा वोट बैंक के चक्कर में उन पहाड़ों वालों को छूते नहीं है, उन लोगों को हटाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। उनके जाने के बाद जो घड़ियाली आंसू बहाकर उनको लाखों रुपए देकर
वो अपना कर्तव्य समझते हैं। बिल्कुल। ये परंपरा जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये पहाड़ों से होने वाले हादसे नहीं रुक सकते हैं और पर्यावरण का नुकसान होगा ही। और आने वाले दिनों में ये पहाड़ कहीं मुंबई के लिए बहुत बड़ी आफत नहीं बनेंगे, इस पर भी शंका जरूर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर, लेकिन राजेंद्र जी मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि मुंबई शहर को शंघाई बनाने का सपना प्रधानमंत्रियों ने देखा है, मुख्यमंत्रियों ने देखा है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट जो होता है मुंबई शहर का, यदि एक 15 माले का टावर अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं हुआ है तो क्या एक्सपेक्टेशन की जाए इस सरकार से कि झोपड़पट्टी का स्ट्रक्चरल ऑडिट ये किस तरह से करेगी? क्या पर्याप्त इनके पास में ब्लूप्रिंट है इसके? शहर का ऑडिट करना, उसका रिहेबिलिटेशन करना, ये जो कल्पना है ये मूर्खता की कल्पना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अभी हम ऐसे सिचुएशन पे, मैं थोड़ा सा आपको जागतिक तापमान वाला आपने बताया कि सामान्य आदमी समझता नहीं है, फिर सामान्य आदमी समझ रहा था जब तक ये औद्योगिकरण का युग नहीं हुआ तब तक सामान्य आदमी समझ रहा था। इसके लिए मनुष्य जात का पृथ्वी के ऊपर प्रवेश जो है 44 लाख साल पहले हुआ है। उसमें से हम जो है होमोसेपियंस हमको बोला जाता है, हमारे जो स्पेसीज है ह्यूमन स्पेसीज, तो वो एक 1.5 लाख 2 लाख साल से है। उसमें से जो खेती की क्रांति हुई मनुष्य से, वो 10,000 साल चल रही है। उसमें जो धोखा कभी पैदा नहीं हुआ वो धोखा हमने आज पैदा कर दिया। तो मनुष्य को ये मालूम था कैसे रहना है, वो पर्यावरण का उस विशेषज्ञ बनने का कोई जरूरत नहीं है, वो समझते थे, भारतीय समझते थे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो अर्थव्यवस्था आ चुकी है, वो अर्थव्यवस्था किसके ऊपर बेस हुई है, वो हुए एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशन नाम का जो ग्रंथ है उसके ऊपर। वो 18वीं सदी में आया था। उसमें उसने लिखा है कि द मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर्स, मनुष्य वासना का बना हुआ है और अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति करना ये ही स्वातंत्र है। ऐसी एक पाश्चिमात्य विचार सरणी है। भारतीयों की विचार सरणी अलग रही है। वो आज भले बहुत ऐसा लगे कि हम रिट्रोग्रेड सोच रहे हैं, तो ये विचार सरणी शाश्वत रही है हजारों साल से। वो क्या कहती है कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ये स्वतंत्र है। तो ये जब ही नहीं होता है और इच्छाओं की हम अधिकाधिक पूर्ति करते रहते हैं, तो हम अधिकाधिक जंगल को तोड़ते हैं, अधिकाधिक पहाड़ को तोड़ते हैं, अधिकाधिक टावर बनते हैं। 15 मालों के टावर आपने जो बनाया, वो टावर बनता कहाँ से, हमने कभी सोचा है क्या? वो बनता है करोड़ों साल बना हुआ पहाड़ तोड़ के वो बनता है। और पहाड़ ऐसी चीज है, वो जीवन को बस बसा लेती है, जीवन उसके ऊपर फलता है, फूलता है। नदी के बारे में हम सोचेंगे, अभी गलगली जी ने बताया मुंबई में इतने पहाड़ थे, मुंबई में एक नदी भी थी, मीठी नदी। उसका लोगों को एहसास हुआ, सरकार को एहसास हुआ, लोगों को तो था 26 जुलाई 2005। तो हम समझने चाहिए कि वो पहाड़ क्या करता है। पहाड़ पूरा वर्षा खींच लेता है और जब भी वो संपृक्त हो जाता है वर्षा से, तो वहां से जो पानी बहने लगता है वो पानी को नदी कहते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी नदी नहीं है, एक विक्टोरिया लेक से निकलने वाली नदी छोड़ के, कि जो नदी जमीन पे ही उगली और जमीन पे ही बहने लगी। वो पहाड़ से बहती है। तो मुंबई के पहाड़ तो हमने तोड़ दिए, तो मुंबई ऊपर जब अतिवृष्टि अभी ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है, वो जाएगी कहाँ? वो मुंबई को पूरा बह के लेके जा रही है। 26 जुलाई बार होने की संभावना है। मुझे लगता है कि गिरीश राउत जैसे महान दृष्टा आदमी ने जो काम किया 26 जुलाई 2005 के पहले, उन्होंने बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वो दोनों टोक जोड़ने का, दोनों एंड जोड़ने का काम हो रहा था, वो रोका। अगर वो हो जाता था और माहिम बे फिनिश करने का MMRDA का जो प्लान था वो अगर सफल होता था, तो 26 जुलाई को इतना बड़ा हादसा हो जाता था, पूरा मुंबई नष्ट हो जाता था। पूरा पानी जो बह के आता था वो पूरा मुंबई भर फैल जाता था। ये जो आपने कहा ये वाकई ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अनिल गलगली साहब, जिस प्रकार से राजेंद्र जी ने जो कहा, इन्हीं की बातों को थोड़ा सा आगे लेके जाके यदि फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मुंबई में कई सारे ऐसे इमारतें, रहिवासी इमारतें हैं जहां पे लोग डेंजर जोन में रह रहे हैं, उनको डेंजर घोषित किया गया है। BMC नोटिस तो देती है, लेकिन रिहैबिलिटेशन की अगर आपने बात की है तो ऐसे कई सारे परिवार है जिनकी कम से कम 3 दशक लोग आज भी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और ट्रांजिट कैंप की हालत आपसे भी नहीं छुपी है, हमारी जनता से भी नहीं छुपी है। तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन की अगर हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं तो हमारे पास में ऑप्शंस कहाँ हैं? आपने सही कहा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी थी जैसे SRA हो चाहे जो पुनर्वास का मामला हो, सरकार हमेशा फेल हो चुकी है। क्योंकि जैसे कि कई ट्रांजिट कैंप में लोग 25-25 सालों से रह रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं है कि एक बार सरकार ने हमें पुनर्वास के नाम पर अगर भार किया, हमें ट्रांजिट कैंप दिया,
तो सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि वापस हमें हमारा घर मिले। तो एक बिल्डर की जो लॉबी बनी हुई है, जैसे आज मुंबई शहर में कई एमएलए हैं, अगर हम इनकी 10 साल पुराना अगर इतिहास अगर देखेंगे तो उनकी माली हालत खराब थी और आज एक करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? पूरा का पूरा जो सिस्टम आज बदनाम हुआ है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, कहीं ना कहीं तो यही स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जैसे अभी लोटस बिल्डिंग में आग लगी, मैं आपको कहता हूँ कि मुंबई में अगर 90% जो इमारत है सभी में कभी भी आग लग सकती है। उसे रोकने में हर आदमी उसमें फेल होगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो गलत खामियां होती है और जो गलत काम होते हैं, ये सरकार नहीं करती। इसे पहले इंसान करता है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, फिर सरकार उसे जीआर बनाकर उसे कानूनी मान्यता देता है। ये तो पूरा नेक्सस चल रहा है। नेक्सस जब तक नहीं रुकेगा तो मुंबई शहर को, ऐसे कई लोटस बिल्डिंग है जो मुंबई शहर में आग का रूप ले सकती है और उसमें कई जाने जाएंगी और हमें सिर्फ देखना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र जी, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, सरकार बात तो जरूर करती है तमाम चीजों की, लेकिन यहाँ पर अगर जिन लोगों के बारे में या ऐसी दुर्घटना ना हो, यदि अगर हम सबक ले जो मालिन में हुआ है और यदि अगर उसे रिवाइज करें और प्रॉपर सिक्योरिटीज ले मुंबई शहर में, तो लगता है आपको कि जिस प्रकार से सरकार जो कछुए की चाल से सोच रही है, क्या ये कभी पूरी हो भी पाएगी या सिर्फ ये एक सवाल बन के रह जाएगा कि बॉस चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों की जाने जाती है जो जाने दीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम अपनी राजनीति करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार के बस की बात ही नहीं है, सरकार की समझ में आने वाली ही बात नहीं है, अगर वो समझ नहीं, ध्यान नहीं दे तो। आज जो उनकी बात चल रही है कि हम डीएमआईसी करेंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करेंगे और रास्ते बनेंगे, 100 नया सिटीज बनेंगे, उसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा हमको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी चीज है कि आज हम हमारी जो ये लाइफस्टाइल है उसकी वजह से 1000 करोड़ मेट्रिक टन इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे पूरा ग्लोबल स्केल पे, उसमें से 400 करोड़ मेट्रिक टन ये समुद्र उसको एब्सॉर्ब कर रहा है और बचे हुए जो जंगले हैं वो एब्सॉर्ब कर रही है। 600 करोड़ मेट्रिक टन हर साल वातावरण में जा रहे हैं। 300 करोड़ मेट्रिक टन मतलब 1 पीपीएम, मतलब 2 पीपीएम हम वातावरण में हर साल ऐड कर रहे हैं। आईपीसीसी का रिपोर्ट अभी 2005 में भी आया, टोटल 5 रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी 400 पीपीएम इतनी कार्बन की वातावरण में पूरी परसेंटेज हो चुकी है, 400 पीपीएम। तो अभी जब वो 420 पीपीएम हो जाएगी तो ये वार्मिंग इरिवर्सिबल, वार्मिंग क्या फेनोमेना है, ये पृथ्वी तब तो हो रही है। ये पृथ्वी ऐसी धरोहर है हमको मिली है कि उसके वजह से एक सूरज से उसका एक डिस्टेंस है, उसके वजह से उसका घूमने का एक तरीका है, उसके वजह से जीवन फला। अब ये तपने का सिलसिला बढ़ते जाएगा, वो तपते जाएगी तो इसमें जीवन मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य प्राणी 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिंदा नहीं रह पाएगा और उसके वजह से हो ऐसा रहा है कि हर साल 250 क्यूबिक किलोमीटर इतना बर्फ पिघल रहा है और वो पूरा पिघला हुआ बर्फ जो आर्टिक में, उत्तर ध्रुव में, हिमालय के ऊपर से पिघल रहा है, वो पूरा पानी है वो समुद्र में आ रहा है और समुद्र की लेवल बढ़ रही है। मुंबई को अगर औद्योगिकरण ऐसे ही चालू रहेगा तो पिछले अगले 15-20 सालों में मुंबई में हर जगह समुद्र का पानी घुस जाएगा। खाली मुंबई नहीं, जितनी शंघाई, अभी आपने शंघाई का जिक्र किया, जितने भी पृथ्वी में समुद्र के बाजू में बसे हुए शहर है वो पूरे समुद्र के पानी से नष्ट होने वाले हैं। यानी आप जो कह रहे हैं, इट इज एन ओपनिंग आई फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज स्टेइंग ऑन दिस प्लैनेट। बिल्कुल सही है, यदि अगर हम इसकी इज्जत ना करें तो कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अनिल जी आपसे, इतनी सालों की आपकी जद्दोजहद है, इन तमाम चीज़ों को लेके आप सरकार के पास जाते हो, शिकायतें, आपने सारी मालूमात मंगाई है, या तो मैं ये मान लूँ कि बॉस जिसे ज्ञान नहीं है अगर वो नासमझी करे तो उसे कम से कम माफ़ी है, लेकिन जिसे सब चीज़ का ज्ञान हो बावजूद इसके वो ज्ञान लेना भी नहीं चाहता, उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता, तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सरकार को सब पता है जी, और सरकार जानबूझकर, जैसा एक हिंदी में कहावत है कि एड़ा बनकर पेड़ा खाती है जी, तो सरकार की भी मानसिकता वही बनी है जी। उन्हें सब कुछ पता है और उनमें मानसिक इच्छा शक्ति नहीं है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें जी।
अगर आज भी वक्त नहीं गया है जो आज मालिनगांव में हुआ है, तो अगर मुंबई को भी अगर आपको सेव करना है, जो मुंबई के जो कुछ पहाड़ बचे हुए हैं, तो उनको भी अगर हम अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाकर वो अच्छी गार्डनिंग करके उसको अगर मेंटेन करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुंबई शहर के लिए आने वाले दिनों में जो ग्लोबल वार्मिंग के भी दौर में हम मुंबई को अच्छा सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। मगर सरकार स्वयं, जिस तरह से मैंने चांदीवली का आपको एग्जांपल दिया, वहाँ तो पहाड़ काटकर संजय गांधी उद्यान के लोगों को बसाया जा रहा है। और आप एक संजय गांधी उद्यान को बचाने के लिए आप चांदीवली के लोगों की बलि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, और विकास करते वक्त जो प्रकृति का विनाश करने की जो एक ठान लिया सरकार ने, उसे नहीं रोकेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुंबई शहर को भी खतरा जरूर होगा। राजेंद्र जी, आपसे भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने तमाम चीज़ों को रखा है, अपनी केस स्टडी को यहाँ पे जाहिर किया है, क्या एक आम इंसान अपनी डे टू डे लाइफ की जो जद्दोजहद है, इन तमाम चीज़ों के बीच इस ग्लोबल वार्मिंग से वाकई वो वाकिफ है भी या नहीं भी? और यदि अगर नहीं है तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं एक पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते, क्या वाकई एक अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है, सिर्फ एड्स दे के नहीं, या सिर्फ मीडिया के द्वारा या अखबार के द्वारा नहीं, तो इसकी पर्सनल काउंसलिंग भी होना बहुत जरूरी है। काफी सारे एनजीओ है जो इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, लेकिन आज भी क्यों हम इलिटरेट जैसे बिहेव करते हैं? क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली नहीं ले पा रहे। क्या वजह, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपने सही कहा, इसका कारण एकमेव कारण है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक काम करती है, वो चलन बनाती है, और चलन अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ती जाती है, उतने तरफ में कुदरत का नुकसान होते जाता है। ऐसा कोई भी विकास शक्य नहीं है वो जो कुदरत को सेफगार्ड करके हो सके। विकास हो रहा है, मतलब ये जो विकास नाम की चीज है वो अगर हो रही है, मतलब कुदरत कहाँ उसका झेल रही है उसको। जीडीपी आप समझ लीजिए, जीडीपी क्या चीज होती है? जीडीपी बढ़ती है मतलब क्या होता है? जीडीपी बढ़ती है मतलब वस्तुओं का, एक वस्तु है उसका 10 वस्तु होना। 10 वस्तु हवा से तो नहीं बनेगी, उसके लिए आप खदान खोदेंगे, उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी जलाएंगे, उसको लोहा बनाएंगे, ये सब बनते समय कार्बन इमिट होता है। जैसे मैंने कहा, वो आप जब भी खदान खोदते हैं तो पहाड़ और ये नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी कीमत कहाँ पकड़ी गई जीडीपी में? तो हम लोग खाली 1 से 10 वस्तु बनी देखते हैं। 10 वस्तु जब बनती है तभी मुझे करोड़ों जीवों का, जंतुओं का, मिट्टी का, जमीन का नुकसान जो हो रहा है वो हमको खत्म कर रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था का बढ़ना मतलब कुदरत का नष्ट होना, मानवीय जीवन का नष्ट होना। मानव ये पृथ्वी पे एक जीवन का बड़ा जो जाल है, उसमें सब जो जीव जंतु है अलग अलग किस्म के, वो उसके साथ रह रहा है। अकेला मानव ये पृथ्वी पे जी नहीं सकता। वो जो कल्पना अपने ऊपर हावी हो चुकी है, विशेषता तंत्रज्ञों से और तथाकथित शास्त्रज्ञों से, कि प्रगति होगी और मानव रहेगा, वो झूठ कल्पना है। जितनी प्रगति हो जाएगी उतना मानव का नष्ट काल, अंतिम काल नजदीक आते जाएगा। हमको कुदरत के साथ, कुदरत का जो सोच है उसके साथ ही रहना चाहिए, जैसा लाखों साल मनुष्य प्राणी और इतर प्राणी जीते आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था हमको नष्ट कर रही है। चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही। वक्त की पाबंदी मेरे पास में आखिरी में चलते चलते अनिल गलगली जी, आपसे भी जरूर जानने की कोशिश करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे क्या लगता है आपको, आपने जो हासिल किया है, जो दुनिया के सामने सरकार और इन तमाम चीज़ों को लाया है, क्या ये वर्थ है या नहीं? इतनी सारी मालूमात निकालने के बावजूद अगर आपको इसके ऊपर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, एब्सोल्युटली सरकार का फेलियर तो है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं लगता कि सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन वो इंसान भी खुद जिम्मेदार है जो अपने पूरे परिवार के साथ उस डेंजर जोन में रह रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए वो इंसान भी जिम्मेदार है, सरकार भी है, मगर उस इंसान के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार ने आज जो मुंबई शहर में भी जो सस्ते दाम में जो मकान देने का एक जो सब्जबाग दिखाया, उससे आम आदमी काफी दूर है। और खुद मुंबई में जो म्हाडा है, सिडको है, वो खुद बिल्डरों की तरह काम कर रही है। तो गरीब आदमी ने कहा जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हमने तथ्य सामने लाए हैं सरकार को ही पता है, लेकिन सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है कि कल ही जो राष्ट्रवादी के जो नेता थे शरद पवार, उन्होंने जो सब रिपोर्ट आने के बाद खुद कहा कि कहीं ना कहीं तो ये पुनर्वास के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं तो ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस ओर काम करेगी, और हमारा तो सरकार से अनुरोध है, सरकार किसकी भी आवे, सत्ता के लिए आप मत झगड़ा कीजिए। जो आम आदमी है
जिनके वोटों पर आप सत्ता में आते हैं या चुनकर जाते हैं, उनके लिए कुछ सोचिए, उनकी जान और माल के लिए कुछ काम कीजिए। और जो खतरे में रह रहे हैं, जो आपके पास रिपोर्ट है, उनके लिए तो कम से कम अगर आपने पुनर्वासी को योजना बनाई तो निश्चित तौर पर इन्हें दुआ मिलेगी और इनका भविष्य अच्छा बनेगा। आखिरी में चलते चलते जहन में बहुत आम इंसान के लिए जो सोच है, वो एक सवाल आ रहा है कि जो जिसका जिक्र आपने किया एमएमआरडीए जो घरों का निर्माण कर रही है, जिसे कम दामों में बेचने का वो दावा करती है, लेकिन लुकिंग एट द करंट इवैल्यूएशन हालांकि प्राइवेट और एमएमआरडीए में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा है अब। लेकिन नहीं लगता कि यदि अगर एमएमआरडीए पहले तो वो लोग जो रिहैबिलिटेशन के नाम पर ट्रांजिट में शिफ्ट हुए पहले उनके लिए एक ऑप्शन रखे, दूसरा इस तरह की डेंजर जोन में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए भी एमएमआरडी इस तरह के प्लॉट्स बनाए ताकि कम से कम उन्हें एक ऑप्शनल एक बैकअप तो मिले। नहीं लगता आपको क्या ये मुमकिन हो? निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है जी, एक बिल्डर मुनाफा कमाता है। मगर सरकार पिछले 7 वर्षों से और अभी अधिक से अधिक 2 वर्षों से सिर्फ मुनाफे कमाने पर जोर दे रही है। गरीबों के लिए मकान देना ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, और जो डेंजर जोन में रह रहे हैं, जो जिस कम में रह रहे हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी देना सरकार का काम है। चलिए, इसी गुड नोट पे हालांकि हमारे मेहमानों ने अपनी तरफ से काफी कुछ अच्छी बातें यहाँ पे रखी है, शायद ये सरकार की बंद आंखों को खोल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गलगली जी आपका, और राजेंद्र फातर्पेकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे हम ये सवाल उन तमाम जनता जनार्दन के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि आखिरकार मालिन जैसी हालत बंबई में ना हो, या अगर बंबई में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, नगर सेवक इसके लिए जिम्मेदार है, विधायक इसके लिए जिम्मेदार है, सांसद इसके लिए जिम्मेदार है, कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर जिम्मेदार वो इंसान है जो अपने परिवार के साथ में ऐसे डेंजर जोन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है? फैसला आप करें। फिलहाल इस विशेष में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।